हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा बेसिक सा चैप्टर चला हुआ था मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर मेटलर्जी प्रोसेस को पढ़ेंगे। मेटलर्जी होती क्या है, जितनी भी देखो दुनिया के अंदर मेटलें हैं, उन मेटल्स को प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस होती है। जैसे धरती के अंदर से हम मिट्टी को निकालते हैं ना, मिट्टी को निकालने के बाद उस मिट्टी के अंदर से मेटल को ऑब्टेन करने की कंप्लीट एक साइंटिफिक प्रोसेस का नाम क्या है, मेटलर्जी है। मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर हम डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं और डिफरेंट टर्म हमारी कौन सी है। जैसे हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्रशिंग के बारे में पढ़ेंगे, रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफाइनिंग के बारे में, एलॉयज के बारे में, गैल्वेनाइजेशन के बारे में, एनोडाइजिंग के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। हमारा पहले टॉपिक का नाम क्या है, मेटलर्जी। व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या होती है? एक प्रोसेस होती है किसी भी मेटल को उसके ओर से ऑब्टेन करने की, और इतनी ज्यादा उस मेटल को हम प्योरीफाई कर लेते हैं कि उसको हम अपने घरेलू यूज के लिए या प्रैक्टिकल यूज के लिए वो मेटल क्या हो जाती है, वर्किंग में आ जाती है। उस कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या है, मेटलर्जी। देखो मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इज ए प्रोसेस, एक कैसी प्रोसेस है? एक साइंटिफिक प्रोसेस है ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। मेटल के ओर से क्या करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, फिर रिफाइनिंग देम, उसको रिफाइनिंग करना, उसकी आगे और प्योरीफाई करना, और फिर उसको प्रैक्टिकल यूज के लिए एप्लीकेबल बनाना। इस कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या है, मेटलर्जी। और मेटलर्जी के अंदर है ना, जैसे हम मान के चलो ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के अंदर जो अर्थ क्रस्ट है ना, उसके अंदर से डिफरेंट टाइप की रॉक्स को निकाला जाता है, या लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं मिट्टी को निकाला जाता है। जब इस मिट्टी को निकाला जाता है ना, तो इस मिट्टी के अंदर तीन चीजें हो सकती हैं। या तो इस मिट्टी के अंदर मिनरल्स हो सकते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसी मिट्टी जिसके अंदर मेटल की परसेंटेज लो हो, या फिर और हो सकते हैं। और क्या होते हैं? जहां पर मेटल की परसेंटेज क्या हाई हो। और एक दूसरा क्या है, गैंगुई, लास्ट वन। गैंगुई का या गैंग का मतलब क्या है, अनवांटेड पार्टिकल्स, ऐसी मिट्टी जिसके अंदर मेटल की परसेंटेज है ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले मिनरल क्या होते हैं, a naturally occurring substance that contain a metal in any form or may not be profitable to extract। कहने का मतलब क्या है भी, मिनरल के अंदर भी मेटल होती है किसी ना किसी परसेंटेज में, लेकिन यहां से मेटल को ऑब्टेन करना प्रॉफिटेबल हो भी सकता है या नहीं भी। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल की परसेंटेज थोड़ा हाई होती है, लेकिन सभी के सभी मिनरल्स के अंदर मेटल की परसेंटेज हाई नहीं होती, तो यहाँ से मेटल को ऑब्टेन करना थोड़ा क्या डिफिकल्ट है। जैसे हमारी मिट्टी है, जैसे क्ले, जो जिसको हम लगभग चिकनी मिट्टी बोलते हैं, तो उसके अंदर एल्यूमिनियम होता है बट नॉट एन और। अब देखो क्ले के अंदर भी क्या है, एल्यूमिनियम है, लेकिन ये और नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल। इससे हम एल्यूमिनियम को निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो उस एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें जितनी भी हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे उसके ऊपर हमारा खर्च ज्यादा आ जाएगा, और हमें एल्यूमिनियम क्या मिलेगा, कम। तो हम मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं उनके ओर से। और क्या होता है, होते तो ये भी मिनरल्स हैं, लेकिन ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर मेटल की परसेंटेज क्या होगी, हाई परसेंटेज होगी, और यहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। और हम रेगुलरली मेटल्स को और से ही क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और गैंगुई का मतलब क्या है, अनवांटेड पार्टिकल्स। जैसे ये कोई और है, इसके साथ में जो एक्स्ट्रा मिट्टी होगी ना, ये इस टाइप की मिट्टी, उसको हम क्या बोलेंगे, गैंगुई बोलेंगे। जिसको हम क्या बोलते हैं, अनवांटेड अर्थ पार्टिकल्स या इम्प्योरिटी जो मिक्स्ड होती है किसके साथ, और के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंगुई बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में जैसे हरियाणवी में तो इसको बोलते हैं अड़ंगा भी। ऐसे पार्टिकल्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं है मेटलर्जी प्रोसेस के दौरान। तो सबसे पहले हम किसी और से गैंगुई को ही क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कॉमन और है, जैसे आयरन की और है हेमेटाइट, कॉपर की है प्राइड्स, उसके बाद जिंक ब्लेंड जिंक की है,
बेकेलाइट किसकी है? एल्यूमिनियम की है, बैक्साइट बोल सकते हो, बेकेलाइट बोलते हैं कई लोग इसको, बैक्साइट बोल सकते हो आप लोग। उसके बाद रॉक साल्ट किसकी है? NaCl, मतलब इसमें कौन सी मेटल मिलेगी हमें? सोडियम। और चाइना वार किसकी? Hg की। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है MCQ टाइप का, भाई बैकेसाइट और किसकी है, चाइना वार और किसकी है, या फिर हेमेटाइट और किसकी है, तो उस मेटल्स के बारे में यहाँ पर कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि मेटलर्जी होती क्या है। अर्थ के अंदर से, मिट्टी से डिफरेंट टाइप के मेटल्स को ऑब्टेन करने की कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस का नाम क्या है? मेटलर्जी। अब इससे आगे देखिए, पर देखो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि मेटल सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर से कौन सी मेटल मिलती है, तो वो कौन सी मेटल है हमारी? एल्यूमिनियम, फिर आयरन और फिर कैल्शियम। यहां से MCQ टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से MCQ टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं भी, अर्थ क्रस्ट के अंदर से सबसे ज्यादा कौन सी मेटल निकाली जाती है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब नेक्स्ट क्या है? स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप है। सबसे पहले हम धरती के अंदर से क्या निकालते हैं? मिट्टी निकालते हैं। फिर उस मिट्टी को क्या करते हैं? क्रश करते हैं, क्रशिंग करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसकी क्या करते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, गैस वगैरह है ना, उनको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इसकी रिडक्शन की जाती है, और रिडक्शन के बाद लगभग 90% हमें प्योर मेटल मिल जाती है। फिर उसकी रिफाइनिंग करके लगभग हम 99.9% प्योर मेटल को क्या कर लेते हैं? ऑब्टेन कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब समझो यहाँ पर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? रिमूव करना किसको? गैंग को। और इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल इन ओर बिफोर प्रोसेसिंग। भाई प्रोसेस करने से पहले जितने अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जिनको हम सिंपली निकाल सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? कंसंट्रेशन। और उस कंसंट्रेशन के लिए हम डिफरेंट प्रोसेस निकाल सकते हैं। जैसे पहली प्रोसेस क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। इस प्रोसेस में हम ऐसे मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं जो मैग्नेटिक है और नॉन मैग्नेटिक है, उनको आपस में क्या कर सकते हैं? हम सेपरेट कर सकते हैं एक प्रोसेस के तहत। मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में थोड़ा। उसके बाद क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग। इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम? जो ओर है उसको क्या करेंगे? स्लाइड पे ऐसे डालेंगे और साथ में वाटर भी डालेंगे, और वाटर के कारण है ना, जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो तो वाटर के साथ चले जाएंगे, और जो हैवी ओर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। और उससे नेक्स्ट कौन सा है? फोर्थ फ्लोटेशन। इसके अंदर क्या होगा? जैसे जितने भी सल्फाइड ओर है ना, उनको एक कंटेनर के अंदर डालेंगे, पाइन का ऑयल डालेंगे उसमें, पाइन ऑयल, और पाइन ऑयल डालने के बाद साथ में वाटर डालेंगे, फिर एयर ब्लो करेंगे, और सल्फाइड हो रहा हमारे जो वाटर का सरफेस है उसको फिर फ्लोट करेगी, वहां से उसको सेपरेट कर लेंगे। डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है। किसको? किसी मेटल के ओर को पहले कंसंट्रेटेड करने के लिए, उसको साफ करने के लिए। वैसे ये कोई डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है कंसंट्रेशन के से आगे की प्रोसेस, ये मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर फोर्स फ्लोटेशन। देखो प्राइवेट पब्लिकेशन की जो बुक है उनके अंदर तो इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया होता है, लेकिन जो हमारी NCERT की बुक है इसमें इनके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप लोग इतना डिटेल में मत लेके जाइएगा। अब देखिए आगे प्रोसेस को मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए जो पहली प्रोसेस है उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके अंदर होता क्या है? देखो 2 रोलर लगाए जाते हैं। जैसे एक ये रोलर है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का है, एक ये रोलर है ये मैग्नेटिक मटेरियल्स का है। उसके ऊपर से ऐसे यहाँ एक बेलेट के ऊपर एक बेल्ट लगाई जाती है, और यहाँ से क्रस्ट ओर को डाला जाता है। अब इसके अंदर हम स्टार्टिंग में सेपरेशन क्या करते हैं? ऐसे मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं जो मैग्नेटिक है और नॉन मैग्नेटिक है। अब देखो जब इसके ऊपर से और यहाँ आएगी, आई तो यहाँ जो ये मैग्नेटिक रोलर है, तो मैग्नेट के जो पार्टिकल्स है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, वो तो इसके साथ चिपकने की कोशिश करेंगे और यहाँ आते समय यहाँ गिरेंगे। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक है वो थोड़ा कहाँ गिरेंगे? दूर। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसके अंदर ऐसे मटेरियल्स को सेपरेट किया जाता है जो कैसे हैं? नेचर में मैग्नेटिक है। इसे नेक्स्ट देखिए, इसे नेक्स्ट प्रोसेस ये रही आपकी हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसके अंदर क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पर एक क्रस्ट और है, इसको इसके अंदर डाला जाएगा,
अब देखो यहाँ पर एक सीढ़ी नुमा ऐसे एक स्लाइड बनाई, कोई स्लोप टेबल बोल सकते हैं जिसको। उसके अंदर देखो यहाँ पर रास्ते में ऐसे हमने ऑब्स्टेकल रख रखे हैं जो हैवी पार्टिकल्स को अपने अंदर क्या कर लेंगे, कंटेन कर लेंगे। तो जैसे ही वाटर यहाँ पर फॉल होगा तो हल्के पार्टिकल्स हो तो वाटर के साथ यहाँ चले जाएंगे और यहाँ एक सेपरेट कंटेनर में इकट्ठे हो जाएंगे। जो हैवी ओर्स है ना वो नीचे क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। इसे नेक्स्ट देखिए, ये देखो ये है फ्लोटेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे और के पार्टिकल्स थे सभी के सभी पार्टिकल्स को इस कंटेनर के अंदर डाला जाता है। फिर इसके अंदर वाटर डाला जाता है और साथ में क्या डाला जाता है, पाइन ऑयल। पाइन ऑयल डालने के बाद यहाँ से एयर को कंप्रेस किया जाता है। तो धीरे धीरे एयर कंप्रेस होने के बाद ना जो सल्फाइड और है वो उसके पार्टिकल्स तो इसके सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं। और पाइन ऑयल का यहाँ पर काम क्या है, इन सल्फाइड और के पार्टिकल्स को नीचे सेटल डाउन होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। थोड़ी हाई डेंसिटी होती है ना किसकी, पाइन ऑयल की, और जो इम्प्योरिटी है वो सारी की सारी नीचे क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। इस प्रोसेस को आप लोग इतना डिटेल में नहीं जाओगे, वैसे मैंने बता दिया आपके नॉलेज के लिए। अब आगे देखिए, अब देखिए, अब जब हमने देखो धरती में से क्या किया, ऐसे टुकड़ों के अंदर मिट्टी को निकाला, निकालने के बाद उसको छोटे छोटे फाइन पाउडर्स के अंदर या छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया। फिर इसको कंसंट्रेटेड किया, कंसंट्रेटेड मतलब अनवांटेड पार्टिकल्स को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद आगे उस ओर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स, मिडिल रिएक्टिव मेटल्स और लो रिएक्टिव मेटल्स। जो हमारी हाई रिएक्टिव मेटल है उनके अंदर से डायरेक्ट करंट को पास किया जाता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, और हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाती है। लेकिन जो हमारी मिडिल रिएक्टिव मेटल्स है उसके अंदर 2 प्रकार की और मिलती हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड और। सल्फाइड और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं और इसको ऑक्सीजन की सल्फाइड और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, और कार्बोनेट और को ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जब हम किसी कार्बोनेट को और को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है, कैल्सिनेशन। और जब हम यहाँ पर सल्फाइड और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं उसका नाम क्या है, रोस्टिंग। फिर हमें मेटल का ऑक्साइड मिलता है, फिर उस मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने के बाद वो लगभग 99% या 98 से 97 से 98% तक क्या हो जाता है, वो प्योर हो जाता है। फिर उसको और ज्यादा प्योरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिंग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। देखिए हुआ क्या है, जो हमने और को कंसंट्रेटेड किया था कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया, जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स है उनको हमने सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद जो हमारी मिडिल रिएक्टिव मेटल है ना उसमें 2 प्रकार की और हैं, एक तो सल्फाइड और है H2 नेगेटिव, एक कार्बोनेट। देखो जैसे मान लो जिंक सल्फाइड ले लेते हैं या जिंक का कार्बोनेट ले लेते हैं। फिर जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, रोस्टिंग हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, कैल्सिनेशन हो जाता है। और जो हमारी लो रिएक्टिव मेटल है उनके अंदर सिर्फ सल्फाइड और होते हैं। सल्फाइड और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके उनकी रोस्टिंग होती है, फिर मेटल मिलती है और फिर उसको दोबारा से हम 100% प्योरीफाई करने के लिए उसकी रिफाइनिंग करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखो डिफरेंट टाइप की मेटल्स हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलती हैं। कई मेटल ऐसी हैं जो कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं, कई ऐसी जो फ्री फॉर्म में मिलती हैं, कई मोर रिएक्टिव हैं, कई मेटल ऐसी हैं जो लेस रिएक्टिव हैं। डिफरेंट टाइप की मेटल्स हमें अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होती हैं। देखो जैसे नॉर्मल है हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी के सभी हाई रिएक्टिव मेटल हैं। इनकी हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और ये मेटल हमें ऑब्टेन हो जाती है। और कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये मिडिल रिएक्टिव के अंदर आते हैं। इनके ऑक्साइड बनाने के बाद हम इनको कार्बन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फिर दोबारा से
बर्न करते हैं, हीट करते हैं, या हम रिडक्शन बोल सकते हैं, इनकी रिडक्शन करवाते हैं, फिर ये मेटल हमें क्या होती है, ऑब्टेन होती है। और कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे कॉपर है, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको जस्ट एयर की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, बोलते हैं रोस्टिंग की जाती है, रोस्टिंग से ही हमें कॉपर मिल जाते हैं। सिल्वर और गोल्ड हमें फ्री ही या नेटिव स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट के अंदर मिलते हैं। अब इसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मैंने सारी की सारी प्रोसेसों को 1 बाय 1 बता रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन होता क्या है, देखिए एक बार, कैल्सिनेशन होता है किसी भी मेटल के कार्बोनेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, और हीट करने के बाद हमें कौन सी गैस मिलेगी, CO2, और साथ में मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। देखो यहां पर ध्यान से देखिए, हीटिंग द और एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, यूज इट फॉर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर। दो प्रकार की ओर है, कार्बोनेट ओर हो या हाइड्रोक्साइड ओर हो, उनको ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, CO2, मॉइस्चर, और साथ में मेटल का ऑक्साइड। और फिर इस मेटल के ऑक्साइड के आगे हम रिडक्शन कर लेंगे, और रिडक्शन करने के बाद हमें 100% प्योर मेटल मिल जाएगी। इसे नेक्स्ट क्या है, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या है, कोई भी सल्फाइड और है जैसे, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, और मेटल का हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, SO2। जैसे ये सल्फाइड और है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया और हमें क्या मिल गया, SO2 और मेटल का ऑक्साइड। तो रोस्टिंग का मतलब समझ में आया, किसी भी सल्फाइड और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। और कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, किसी भी मेटल के कार्बोनेट और को ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करना, हीट करना। उसके बाद जब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हो जाती है तो हमें मेटल का क्या मिलता है, ऑक्साइड, और फिर इस मेटल के ऑक्साइड की क्या की जाती है, किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिडक्शन करवा सकते हैं। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट जो एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनको सस्ते से आसानी से प्राप्त करने के लिए हम इनको क्या करते हैं, कार्बन के साथ हीट करते हैं, कार्बन के साथ इनकी क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। और जब ऑक्साइड और को कार्बन के साथ, जैसे ये ऑक्साइड और है, कार्बन के साथ हीट करते हैं, तो जो ब्लास्ट फर्नेस किसी भट्टी के अंदर, तो जो मेटल हाई टेम्परेचर के अंदर अपनी ऑक्सीजन का लॉस कर देती है और हमें प्योर मेटल क्या हो जाती है, ऑब्टेन हो जाती है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, स्मेल्टिंग बोल सकते हो या फिर रिडक्शन बोल सकते हो। तो रिडक्शन के अंदर क्या है, मेटल का जो हमें ऑक्साइड मिला है उसको एक किसी भट्टी के अंदर कार्बन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। हीट करने के बाद हमें मेटल का क्या मिल जाता है, ऑक्साइड मिल सकता है। देखिए जैसे जो मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल है, ये वाली कैन नॉट बी रिड्यूस बाय कार्बन, ये कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं होती। इनको ऑब्टेन करने के लिए हमें इनकी इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करनी पड़ती है, रिडक्शन। और जो कुछ लो रिएक्टिव मेटल होती हैं, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय सिंपली बाय हीटिंग देयर ओर, ये हमें आसानी से मिल जाती है जस्ट इनके ओर्स को हीट करने पर। इस कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या है, यहां तक की प्रोसेस ही हाफ है मेटलर्जी का। यहाँ पर मेटलर्जी कंप्लीट नहीं हुई है, जस्ट हमने पढ़ा है किस किस के बारे में, कैल्सिनेशन के बारे में, रोस्टिंग के बारे में, और रिडक्शन या स्मेल्टिंग के बारे में। कैल्सिनेशन क्या होती है, किसी भी मेटल के कार्बोनेट और को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करना। यहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, एक क्वेश्चन आ सकता है, CO2। रोस्टिंग क्या होती है, किसी भी सल्फाइड और को, सल्फाइड का मतलब होता है H2 नेगेटिव, किसी भी मेटल के, जैसे Hg के साथ S को जोड़े HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड या मर्क्यूरी का एक सल्फाइड और है, और उस सल्फाइड और को किसकी प्रेजेंस में हीट करना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने की प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। और हमें कौन सी गैस मिलती है, SO2, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद रिडक्शन या स्मेल्टिंग बोल सकते हैं, इसमें उस मेटल के ऑक्साइड को किसी अनस्टेबल कार्बन की प्रेजेंस में क्या कर देना, हीट कर देना, चाहे CO हो या डायरेक्ट कार्बन के कांटेक्ट में लेकर आकर एक हाई टेम्परेचर पर इसके ऑक्साइड को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ से हमें लगभग 99 या 98 या 97 के आसपास प्योर मेटल क्या हो जाती है, ऑब्टेन हो जाती है। अब इसे नेक्स्ट देखिए, जब हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को हीट करते हैं
तो उस दौरान हमारे पास दो प्रोसेस का हमें सामना करना पड़ता है। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, थर्माइट रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन है ना, केमिस्ट्री की जो बुक है हमारी एनसीईआरटी की, उसके कॉर्नर में दी गई है। देखो ये बहुत तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, एक मेटल का ऑक्साइड लिया जाता है और उस मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई जाती है हाई रिएक्टिव किसी मेटल के साथ, हाई रिएक्टिव मेटल के साथ। और जो मेटल का ऑक्साइड होता है ना, तो इसकी मेटल यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो दोबारा अपना क्या बना लेती है, ऑक्साइड। तो इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है रेलवे ट्रैक वगैरह को ठीक करने के लिए। जैसे रेलवे ट्रैक के ऊपर जाकर हम आयरन को तो मेल्ट नहीं कर सकते, उसको मेल्ट करने के लिए तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिएगा, ऐसा एट ए टाइम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो इसलिए जो ट्रैकमैन होते हैं वो क्या करते हैं, आयरन का ऑक्साइड लेते हैं और उसके एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है और आयरन लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और उस लिक्विड आयरन से जो रेलवे के, मान के चलो ये रेलवे का ट्रैक है, यहाँ जो क्रैक वगैरह उनको क्या कर लिया जाता है, फील कर लिया जाता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या है कि हाई रिएक्टिव मेटल के साथ एक लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन। उस रिएक्शन में क्या होगा, जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसका ऑक्साइड बन जाएगा और जो लो रिएक्टिव मेटल थी वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। उस प्रोसेस का नाम क्या है, थर्माइट रिएक्शन। देखो, व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर रिएक्ट विद आयरन ऑक्साइड, it displaces iron due to high reactivity. This reaction release हाई हीट और उस हाई हीट के कारण जो आयरन है वो कैसी फॉर्म में आ जाता है, मोल्टन फॉर्म में आ जाता है। और उस प्रोसेस का नाम क्या है, थर्माइट रिएक्शन। और इस रिएक्शन का दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है। और रेलवे क्रैक वगैरह को वेल्डिंग करने के लिए या रेलवे क्रैक जहां से टूट जाते हैं उसको ठीक करने के लिए हम किस प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, थर्माइट रिएक्शन का। इसे जो नेक्स्ट देखिए, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स। ऐसी मेटल्स जिनको हम इजिली, जो हमने पीछे वाले मेथड अप्लाई किए हैं, जिन मेटल्स को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते ना, उनके ऊपर एक स्पेशल टाइप के कुछ मेथड्स लगाए जाते हैं। उन मेथड्स को बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल्स। देखो, द मेटल्स ऑब्टेन आफ्टर स्मेल्टिंग स्टिल कंटेन इम्प्योरिटी। देखो, कुछ मेटल ऐसी हैं जिनकी हमने रिडक्शन भी करवा ली, लेकिन रिडक्शन करवाने के बाद भी उनके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज है, उसको बोलते हैं क्रूड मेटल्स। ठीक है, उसकी रिफाइनिंग की डिफरेंट टेक्निक होती है। एक टेक्निक होती है पहली, लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट की जो मेटल्स हैं लाइक टिन वगैरह, इनको क्या किया जाता है, द मेटल्स मेल्ट एंड फ्लो अवे फ्रॉम इम्प्योरिटी ऑन ए स्लोप सरफेस। कोई ऐसा सरफेस लिया जाता है, उसके ऊपर इनका ओर ऐसे लगा दिया जाता है, फिर इस ओर को नीचे से हीट किया जाता है, फिर धीरे धीरे जो मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, वो सेपरेट होकर नीचे मेल्ट होकर नीचे आ जाती है और इम्प्योरिटी यहाँ रह जाती है। एक होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, ऐसी मेटल्स जो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जिनकी वेपर आसानी से बन सकती हैं। तो मेटल्स को हाई टेम्परेचर पर हीट करने के बाद, जैसे जिंक हो गया, मरकरी हो गया, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बिल्कुल क्या है, लो है। ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और इनकी वेपर को दोबारा से ठंडा कर लिया जाता है, कंडेंस कर लिया जाता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिस्टिलेशन। अब देखो, जैसे आयरन के साथ जिंक रह गया। अब जिंक तो, आयरन तो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होगा और ये लो टेम्परेचर पे। तो जब दोनों को हम हीट करेंगे ना, तो जिंक की एकदम से क्या बन जाएंगी, वेपर। उन वेपर को ठंडा कर लेंगे, जो आयरन है वो नीचे ही रह जाएगा। उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिस्टिलेशन। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कोई मेटल को बिल्कुल 99.9% प्योरीफाई करना है, तो उसके लिए जिस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसके अंदर हम किन किन को प्योर करते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। ये ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से करते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, ये बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक आगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी नीचे मैंने बता रखा है कि
रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे कि जैसे इस वाली प्रोसेस के अंदर आयरन को एल्यूमिनियम डिस्प्लेस क्यों किया, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो आयरन की रिएक्टिविटी है वो लो है और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी क्या है, हाई। अब इसे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सीबीएसई इसको पूछता है। अब की बार भी जो 2026 के अंदर हमारे एग्जाम हुए थे ना फरवरी के अंदर, उन एग्जाम्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग आई थी। तो इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग क्या है, जब हमें मेटल बिल्कुल 99.9% क्या करनी हो, प्योर करनी चाहिए, प्योर मेटल चाहिए। उस प्रोसेस के लिए, उस मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को पहले मैं समझा देता हूँ होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में दो मेटल्स ली जाती हैं, एक मेटल का एनोड बनाया जाता है, दूसरे का कैथोड। जो मेटल इम्प्योरिटी के साथ है उसका एनोड बनाया जाता है, उसको हैवी लिया जाता है। और दूसरी जो मेटल होती है सेमी मेटल होती है, जैसे कॉपर है, पहले इम्प्योर कॉपर का एक रोड लिया जाएगा, वो रोड क्या होगा, बिल्कुल मोटा सा होगा, थिक होगा। और उसी मेटल की, कॉपर की प्योर फॉर्म की एक पतली सी क्या ली जाएगी, रोड ली जाएगी। दोनों रोड को किसी कंटेनर के अंदर लगाया जाएगा, उस कंटेनर के अंदर वाटर डालकर उसके अंदर उसी मेटल का कोई इलेक्ट्रोलाइट या साल्ट या सॉल्यूशन डाला जाएगा। फिर उसमें से करंट पास किया जाएगा। जो एनोड है उसमें से धीरे धीरे मेटल टूटकर नीचे गिरना शुरू होगी, और जितनी कॉपर उस रोड पे से टूटेगी उतनी ही अमाउंट में कॉपर सॉल्यूशन से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। धीरे धीरे एनोड का साइज घटता जाएगा, कैथोड का साइज बढ़ता जाएगा। और जब हमने एनोड बनाया है उसके अंदर मिट्टी वगैरह तो है नहीं है, गंगाई वगैरह तो है नहीं है, दूसरी मेटल्स हैं। कई बार है ना हमें प्रीशियस बिल्कुल महंगी मेटल भी मिल जाती है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम वगैरह तो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट नहीं होते, तो वो एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मोड। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। देखिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। प्योर मेटल्स को ऑब्टेन करने का एक मेथड है। इट यूज टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, करंट पास करना टू इलेक्ट्रोड्स लगाकर, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रो उनके अंदर से, और उनका इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे मटेरियल्स जो आयोनाइज हो जाए, जैसे CuSO4 का सोल्यूशन लेना, तो करंट पास करने से Cu+2 और SO4 के ऊपर क्या हो जाएगा, -2। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया एक एनोड होगा इम्प्योर मेटल का, एक कैथोड होगा किसका, प्योर मेटल का। मान लो ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो यहाँ पर सोल्यूशन भी क्या होगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे। देखो बता रखा है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, धीरे धीरे इसमें से करंट पास करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन के अंदर से Cu इसके ऊपर क्या होता शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू होगा। और जो इम्प्योरिटी वगैरह हैं या दूसरी मेटल्स हैं उसके नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, किसकी फॉर्म में, एनोड मड की फॉर्म में। उसके अंदर कई बार प्रीशियस इम्प्योरिटी हो सकती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लेटिनियम हो सकती हैं। और धीरे धीरे कैथोड का वेट बढ़ता जाएगा, किसके कारण, सोल्यूशन से कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, और सोल्यूशन के अंदर कॉपर कहाँ से आ रहा है, एनोड से आ रहा है। और धीरे धीरे ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ बता रखा है, एनोड डिजोल्व हो जाएगा, कैथोड मास को क्या करेगा, गेन करेगा, और एनोड के अंदर नीचे प्रीशियस मेटल क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनोड मड। अब जो आपका एनोड है वो क्या लिया जाएगा, थिक। देखो यहाँ पर एनोड को क्या लेंगे हम, यहाँ पर देखो थिक लेंगे, और कैथोड को क्या लेंगे, थिन मेटल स्ट्रिप, और इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिस मेटल को हमने प्योरीफाई करना है। इस कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। अब देखिए इसे नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए इसे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एलॉय। मैं आपको पहले बता ही देता हूँ एलॉय क्या होता है। दो या दो से ज्यादा मेटल को मिक्स कर एक बीच का मटेरियल बनाना, जिसके अंदर पहली मेटल और दूसरी दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टी हो, उसको बोलते हैं एलॉय। और एलॉय उन्हीं मेटल्स का बनता है, या एक मेटल दूसरी नॉन मेटल दे सकते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी
में लगभग 15% का ही क्या हो, डिफरेंस हो। ऐसी मेटल्स को हम मेल्ट कर कर एलॉय बना सकते हैं, एक मेटल उसमें दूसरी क्या डाल सकते हैं, नॉन मेटल। तो देखो एलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। एलॉय क्या होता है, ए एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, या एक मेटल उसके साथ दूसरी क्या हो, नॉन मेटल। इन सबको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद दैट हैज ए सुपीरियर प्रॉपर्टी टू इट इंडिविजुअल कंपोनेंट। देखो जब हम इसको क्या करते हैं, मान के चलो यहाँ पर एक मेटल है, जैसे हम मान के लेते हैं धरती में से जब हम गोल्ड निकालते हैं ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, फिर इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, कॉपर। ये 24 कैरेट का गोल्ड होता है, लेकिन कॉपर मिलाने के बाद या इसके अंदर एजी मिलाते हैं तो ये हार्ड बन जाता है और लगभग 22 गोल्ड का जो होता है। देखो 24 कैरेट ये तो हम ज्वेलरी वगैरह भी नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम उनको, जब भी ज्वेलरी के ऊपर कुछ भी लगेगा तो उनकी शेप अपने आप क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इसको हार्ड बनाने के लिए इसके अंदर कॉपर या सिल्वर को मेल्ट कर कर मिलाया जाता है। मिलाया क्यों जाता है, एक तो उसको हार्ड बनाने के लिए, एक उसकी रिएक्टिविटी को लो बनाने के लिए, और एक उसके रेट को डाउन करने के लिए। अब अगर गोल्ड आप लोग 24 कैरेट का लोगे तो वो तो महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप 22 का लोगे तो एक एलॉय है, लेकिन सभी के सभी कैरेक्टर वो गोल्ड वाले ही शो करेगा, तो उस दौरान हमें वो रेट में थोड़ा कम मिल जाएगा। तो हम एलॉय बनाते क्यों है, एक तो मेटल्स की हार्डनेस बढ़ाने के लिए, उनको कोरिजन मतलब खराब होने से बचाने के लिए, कोरिजन रेजिस्टेंस की फॉर्म में, उनकी कंडक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए, ताकि वही एक हाई रिएक्टिव मेटल है, अब वो तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते ही रिएक्शन करना शुरू करेगी, खराब हो जाएगी, तो उसको एलॉय बनाया जाता है। और एलॉय बनाकर उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन यूज वगैरह का नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा ये एलॉय किसका है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे ब्रास किसका है, कॉपर और किसका है, जिंक का। 80% कॉपर 20% जिंक। बाकी आप लोगों को यहाँ से और कुछ भी याद नहीं रखना, वैसे इनके यूजेज वगैरह दे रखे आप पढ़ लेना। जैसे ब्रोंज किसका है, कॉपर का और टीन का। सोल्डर एलॉय किसका है, लेड का और टीन का। देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोल्डर एलॉय है ना, उसका वेल्डिंग के लिए प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो, ये आसानी से मेल्ट हो जाता है, इसलिए इसका वेल्डिंग वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्किट वगैरह डैमेज हो जाते हैं ना, उसको दोबारा वेल्ड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सोल्डर एलॉय का। उसके बाद स्टेनलेस स्टील सबसे ज्यादा यूजेबल है आजकल। ये कैसे बनाया जाता है, आयरन। देखो अगर हम अकेले आयरन की, जैसे हमारे घरों के अंदर ग्रिल लगी है ना, आयरन की बनाएंगे ना तो वो अच्छी लगेंगी और आसानी से खराब भी हो जाएंगी, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी हाई है। एक आयरन थोड़ा कमजोर है किसके कंपैरिजन में, स्टील के कंपैरिजन में। तो स्टील की लाइफ बहुत लंबी है, तो इसलिए आयरन के अंदर कार्बन, क्रोमियम और निकल को मिलाया जाता है। मिलाने के बाद स्टेनलेस क्या बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है। जैसे गोल्डन एलॉय वही है, गोल्ड के अंदर ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए उसके अंदर क्या मिक्स की जाती है, या तो सिल्वर या फिर कॉपर। ऐसे नेक्स्ट क्या है, डेरोलुमिन। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे इसका एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। ये एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम को मिलाया जाता है। आपको जस्ट इतना ही पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भी एलॉय क्यों बनाया जाता है, किसी मेटल का एलॉय बनाया क्यों जाता है, उसकी कंडक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर कोरिजन लगने से रोकने के लिए उस मेटल का क्या बनाया जाता है, एलॉय बनाया जाता है। इसे नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, एनोडाइजिंग और गैल्वेनाइजेशन, दो ही प्रोसेस हमारी रहती हैं। देखो गैल्वेनाइजेशन होती क्या है, हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो जिंक की क्या करनी, कोटिंग किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। आयरन के ऊपर जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आयरन के सरफेस को बिल्कुल क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। उस
बाय एसिड पिकलिंग टू रिमूव रस्ट को, ग्रीस को या फिर और कोई अनवांटेड पार्टिकल्स है। फिर आयरन को किसके अंदर डीप किया जाता है, मोल्टन जिंक के अंदर। कितने डिग्री पर, 450 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद फिर उसकी फ्लक्सिंग की जाती है। सरफेस इज ट्रीटेड विद जिंक एल्यूमिनियम क्लोराइड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन बिफोर डिपिंग। उसके बाद उसके ऊपर फ्लक्सिंग की जाती है, जो हमने कोटिंग की है उसके बाद उसके ऊपर फिर से दोबारा क्या लगाया जाता है, जिंक अमोनियम क्लोराइड, ताकि आगे रिएक्शन ना करे, इसकी ऑक्सीडेशन ना हो। फिर उसको क्या किया जाता है, कूलिंग। एटम इन रिमूव एक्सेस जिंक ड्रेन ऑफ एंड इट कूलिंग। क्या है, उसके ऊपर साथ ज्यादा जिंक ना चला जाए, बिल्कुल कोई हार्ड सी परत ना उसके ऊपर चढ़े, तो उसके बाद उसको क्या कर लिया जाता है, कूल कर लिया जाता है। अब देखो गैल्वेनाइजेशन क्या होती है। गैल्वेनाइजेशन क्या है कि प्रोसेस है अप्लाइंग थिन जिंक लेयर ऑन आयरन आर्टिकल्स, या फिर स्टील के ऊपर जिंक की क्या चढ़ाना है, एक परत चढ़ाना। अब ये कैसे काम करती है, देखो जिंक की रिएक्टिविटी किससे, आयरन से ज्यादा है। और जब मान के चलो ये हमारी प्लेट है, ये स्क्रैच वगैरह होगी, तो जिंक किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। देखो यहाँ बता भी रखा है, इवन जिंक कोटिंग इज स्क्रैच्ड, जिंक कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट आयरन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इट एक्ट एज ए सैक्रिफिशियल एनोड, जिंक करोड्स इंस्टेड ऑफ आयरन, दिस इज कॉल्ड द कैथोडिक प्रोटेक्शन। कहने का मतलब क्या है भाई, जब भी मान के चलो कहीं से प्लेट ऐसे स्क्रैच होगी, तो जो जिंक है वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, और जो आयरन है किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। तो जितनी भी इम्प्योरिटी आएंगी उनके सबके साथ जिंक रिएक्शन कर लेगा, और ऐसे ही वो हमारी जो आयरन की प्लेट है उसको खराब होने से बचाएगा। उसको एवरीडे लाइफ में इसकी एप्लीकेशन क्या है, रूफिंग शीट्स, जो छतों के ऊपर शीट डालते हैं, वाटर पाइप वगैरह, उसके बाद स्ट्रिप वगैरह के लैंप्स बनाने के लिए, और ऑटोमोबाइल्स की जो साधन है हमारे पास, यातायात के साधन बोलते हैं ना आपको, बस से या गाड़ी, उनकी बॉडी वगैरह बनाने के लिए। इस प्रोसेस को अप्लाई कैसे किया जाता है, पहले उस बर्तन को क्लीन कर लिया जाता है, फिर उसको जिंक के सोल्यूशन में डिप किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक और परत उसको शाइनिंग देने के लिए जिंक अमोनियम क्लोराइड से उसको क्या किया जाता है, रफ किया जाता है, ताकि वो आगे ऑक्सीडेशन ना करे। फिर इसको कूल कर लिया जाता है। कूल क्यों करते हैं, ताकि एक्सेस में जिंक उस आयरन की प्लेट के ऊपर ना चला जाए। तो इस कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर किसकी पर चढ़ाना, जिंक की। इस प्रोसेस का नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन। आप देखिए इससे नेक्स्ट प्रोसेस, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग होती क्या है, प्रोटेक्टिंग एल्यूमिनियम थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन एंड कलर कोटिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन करेंगे और एक कलर की इसके ऊपर क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। उस प्रोसेस का नाम क्या है, एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने की प्रोसेस। व्हाट इज एनोडाइजिंग, देखो एनोडाइजिंग इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक पैसिवेटिव इससे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, एल्यूमिनियम की प्रोटेक्शन। भाई एल्यूमिनियम को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, देखिए एनोडाइजिंग क्या होता है, ए प्रोटेक्टिंग एल्यूमिनियम थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन से या फिर कोई कलरफुल कोटिंग कर मेटल को, कौन सी मेटल को, एल्यूमिनियम को खराब होने से बचाने के प्रोसेस का नाम क्या है, एनोडाइजिंग। तो व्हाट इज एनोडाइजिंग, पढ़िए इसको देखते हैं। एनोडाइजिंग इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक पैसिवेशन प्रोसेस यूज्ड टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ नेचुरल लेयर ऑन दी सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। देखो नेचुरल ऑक्साइड की लेयर, एक थिक लेयर को इंक्रीज करना किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर। उस प्रोसेस का नाम क्या है, एनोडाइजिंग। द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट एक्ट एज ए एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हेंस नेम एनोडाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड।
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहा जाता है कि जब हम इसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, तो जो एल्यूमिनियम हो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, एनोडाइजिंग है। और इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज एनोडाइजिंग ऑफ वाई वाई, इसे नेक्स्ट देखिए, वाई वाई एनोडाइज एल्यूमिनियम। हम एल्यूमिनियम को एनोडाइज क्यों करते हैं, देखिए, टू कोरिजन रेजिस्टेंस, जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक थिक लेयर बना देते हैं ऑक्साइड की, जो ब्लॉक करती है किसको, मॉइस्चर को और ऑक्सीजन को उसके साथ कांटेक्ट करने से। एक उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, एक उसको बिल्कुल कलरफुल बनाने के लिए ताकि वो अच्छा लगे। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, उसको इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर बनने से रोकने के लिए। Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक पुअर कंडक्टर होता है और अकेली एल्यूमिनियम क्या होती है, एक गुड कंडक्टर है, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंडक्ट ना कर ले। इसका जो हमने कोई अप्लायंस बनाया, एप्लीकेशन क्या है, एयरक्राफ्ट वगैरह के अंदर इसका प्रयोग होता है, स्मार्टफोन के अंदर, इसके बाद डेकोरेशन के लिए और कुकिंग वेयर, घरेलू ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होती है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर चढ़ाते हैं। वो लेयर क्यों चढ़ाते हैं, उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए, उसको मोर कलरफुल बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर बनाने के लिए और उसको कोरिजन से बचाने के लिए। इसकी एप्लीकेशन स्मार्टफोन्स में, एयरक्राफ्ट में, या डेकोरेशन के लिए, या फिर कुकवेयर वगैरह की फॉर्मेशन के लिए इस प्रोसेस का हम क्या करते हैं, प्रयोग कर देते। हमारी प्रोसेस थी गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के अंदर दो मेटल यूज होती हैं, एक मेटल हम बाहर से लेके आते हैं। एनोडाइजिंग के अंदर सिर्फ एक ही मेटल होती है, कोई भी बाहर की मेटल नहीं होती। और आज आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया हुआ। थोड़ा थ्योरेटिकल था इसलिए पढ़कर बताना पड़ा, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। आप लोग थ्योरेटिकली इन चीजों को लिख सकते हो। धन्यवाद।